बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी चैप्टर 27 से लेकर चैप्टर 29 तक जो हमने टेस्ट लिया है उसके एमसीक्यूज। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है? An electric dipole having dipole moment P is placed in external electric field E. The maximum torque at dash angle between E and P। कौन सा एंगल होता है जी? टॉर्क किसके बराबर होता है? टी टी इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ओके, तो P और E क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैक्स टॉर्क जब कब आएगा? जब आपके पास एंगल शरीफ कितना होगा? 90 डिग्री। तो विद इन 10 सेकेंड आप इसको कर सकते हो। अगला देखते हैं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r फ्रॉम इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू। अब आपको पता है कि ये आपके पास एक लाइन है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, डेफिनेटली ऐसे करके सारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, और आप इसके इस अलोंग और डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हो। तो सिंपली आपने गॉसियन सरफेस बनाई थी और उससे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, जो कि आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और। ठीक है, तो दैट इज द डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि मैंने पूछी हुई थी, तो और थी 1/2 पाई एप्सिलॉन और। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो, तो यही आपके डायरेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, और दूसरा देखो देखो ये जो दो पॉइंट है ना, ये वाले ये दो पॉइंट, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन कोई नहीं ना पूरी करते। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन तो डेफिनेटली क्यू के क्यू ओवर या इस तरह से डायमेंशन होती है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्केयर। क्यू ऊपर आर नीचे और ये वाला साथ में 4 पाई आपसे। हाँ, ये हो सकता है, इसको डायमेंशनली देखा जा सकता है। ये वाले जो हैं ये डायमेंशनली देखे, ये डायमेंशनली भी नहीं करेक्ट। क्यों भला? लैम्डा है ना, लैम्डा होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि अगर मैं लिखूं लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ऊपर से भी एक नीचे लेंथ आएगी। मतलब अगर इसको मैं क्यू को लैम्डा को क्यू ओवर एल की फॉर्म में लिख दूं, तो यहां से भी एक लेंथ नीचे आ जाएगी, और ये पहले भी आर स्क्वायर, तो ये लेंथ क्यूब नीचे बन रही है डायमेंशन। तो ये कभी भी डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं होगी। डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस फॉर्म में हो सकती है, चार्ज डेंसिटी ऊपर और नीचे सिंगल लेंथ एलिमेंट हो। ठीक है, तो उस लिहाज से आपके पास आ सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायमेंशन। तो यहां से भी डायमेंशन एनालिसिस भी सम हाउ यूज होता है जब आप इस तरह के एमसीक्यूज कर रहे होते हो। तो ये वैसे नहीं हो सकते। तो इसमें से दो ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, और डेफिनेटली अगर आपको पता होगा एग्जैक्ट तो आप इसको करेक्ट कर लोगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट पी प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, जो कि इसके बराबर है। और अगर हमारे पास थीटा 180 होगा, तो आई विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू विच इज पी डॉट पीई। ठीक है, क्योंकि आपके पास माइनस है, तो कॉस 180 होगा, तो वो माइनस निकाले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो आएगी 180 पे। ओके, अब ये देखने वाली बात है। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ चार्ज ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, ओरिएंटेड अलोंग एक्सिस मतलब कि उसका जो एक्सिस है, अगर वो रोटेट करेगी तो वो उसके जी के लॉन्ग है। हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर, which of the following approximation reduces the electric field intensity to the point charge behavior। अब ये अन्य को भी पता चल रहा है, किस तरह से अन्य को पता चल रहा है कि ये हमारे पास डिस्क है, ये हमारे पास ये एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स वाई है। ठीक है, ओके, और ये रेडियस है जो कि आर है। अब हम अगर z को बहुत दूर ले जाएंगे, ये जो डिस्टेंस है ये वाला जो कि z है, ये बहुत बड़ा कर देंगे एज कंपेयर टू r, तो हमारे पास ये डिस्क पिद्दी सी नजर आएगी, छोटी सी। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करी है। तो सिंपली z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। आपको यहां से पता होगा कि हम इसको किस तरह से अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। तो कोई फार्मूले की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके माइंड में अगर चीज है तो आप इसको कैरी कर सकते हो। अगला बिल्कुल वही सवाल है जो कि इसका ऑपोजिट है। यूनिफॉर्म डिस्टेंस ब्ला 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 reduces to the electric field intensity having infinite sheet of charge। अब इसका इन्वर्स करना है, ऊपर वाले का इन्वर्स करना है कि आप डिस्क के इतना करीब आ जाओ, इतना करीब आ जाओ कि आपको उसके किनारे नजर ही ना आए। ठीक है, तो अच्छा, समटाइम रिलेशंस में भी ऐसा होता है। मतलब अगर आप किसी के ज्यादा करीब आए हुए होते हो ना, तो आपको उसकी ड्रॉबैक्स नजर नहीं आ रहे होते। मीन्स कि इसकी कोई एंड लिमिट भी आपको लगता है दैट इज इनफाइनाइट इमोशंस या इनफाइनाइट फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो सम हो ऐसा होता नहीं है। मतलब ये जस्ट मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि
आप डेफिनेटली आपका जो आर है वेरी वेरी ग्रेटर देन जी होना चाहिए। तो इस केस में आप इनफाइनाइट शीट को रिड्यूस कर दोगे, इनफाइनाइट शीट की जो आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट जो है, ए चार्ज क्यूब प्लेस इनसाइड द क्यूब ऑफ, ये पहले बी किया हुआ है, ये पहले बी किया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द वन फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास क्यूब है। तो अगर ये सेंटर में ऐसे क्यूब पड़ा हुआ है, और अगर क्यूब है तो इसके 6 फेज हैं, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ड्यू टू द क्लोज सरफेस होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो 6 क्यूब है तो डेफिनेटली 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास वन फेज पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा वो आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 6। तो सिंपल शरीफ, आसान शरीफ। अच्छा जी, the electric field intensity varies along the direction perpendicular to the dipole moment with। आपको पता है कि ये हमने डाइपोल पढ़ा था, ये डाइपोल था, ये डिस्टेंस d था, यहाँ पे हम x पे गए थे, और हमने ये पढ़ा था कि अगर हम परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से वैरी करती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था, p ओवर r क्यूब, ऐसे ही था, यही था ना, याद है ना। तो इसका मतलब है कि इसके साथ वैरी करती है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा दिस वन। अब मैं यहाँ पे क्विक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कॉर्डोपोल होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वैरी करती? 1/4 वन ओवर x क्यूब 4। वन ओवर मतलब एक्स की पावर 4। ओके, और अगर मैं पोटेंशियल की बात पूछ लूँ डाइपोल के लिए? x की 3 आ जाएगा। पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। फिर से रिवाइज कराता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्केयर के साथ, पोटेंशियल 1/r के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए 1/r क्यूब के साथ, मतलब या एक्स क्यूब के साथ, पोटेंशियल 1/r स्केयर के साथ। ठीक है, इसी तरह आपके पास कॉर्डोपोल के लिए 1/r4 के साथ, ये 1/r3 के साथ। तो एक स्टेप डाउन आ जाती है क्योंकि डेरिवेटिव होता है इसमें, आपको सिंपल सा बात है इसमें। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ रेडियस r एंड चार्ज डेंसिटी रोटेटेड अलोंग z एक्सिस, क्या होगा जी? ये भी अन्य को नजर आ रहा है, सेंटर है और ये सारी की सारी आपके पास चार्ज डेंसिटी है, सेम चार्ज है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। 0। पोटेंशियल कितना होगा? हम्म, पोटेंशियल कितना होगा? डबल हो जाएगा सेंटर पे। है, मैक्सिमम कितना होगा निकालें? v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर से टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है जी, q ओवर r, इतने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना, है ना, मतलब सारा चार्ज अगर मैं q कह दूं तो वो इतने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, मतलब ये वाला चार्ज भी r डिस्टेंस पे है, ये वाला भी r डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है ना, तो डेंसिटी कितनी होगी जी? डेंसिटी लैम्डा है, और टोटल जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी? 2πr। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो डेंसिटी होगी वो होगी q/2πr। ओके, तो इधर से मैं q निकाल लूं, क्योंकि मैंने q की जगह लैम्डा पुट करना है, तो मेरे पास आ जाएगा q इज इक्वल टू 2πr लैम्डा। ओके, तो ये यहाँ मैं पुट कर लेता हूँ 2πr लैम्डा ओवर r। ठीक होगी बात, आर आर से कट गया, पाई पाई से कट गया, टू टू से कट गया, तो क्या आ गया वैल्यू? लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन आर। कैसी बात है? तो नेक्स्ट अगर मैं पूछ लूं तो ये गलत किया तो मैं मारूंगा। ठीक है, और समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? और आई इसकी बात समझ कि कोई नहीं आई? यस सर। आ गई है, जी सर। जी। गुड। अगला करते हैं जी। Two conducting spheres having same charge q are placed fixed distance apart. The force between them is F। देखो फोर्थ के स्पेलिंग, फोर्थ, 1/4 of charge from one sphere is transferred to the other sphere, the force between them। अभी बड़ा ही इजी है, अगर ये इजी लगे तो। के
क्यू स्केयर, चलो कैपिटल क्यू कर लेते हैं, कैपिटल क्यू स्केयर ओवर आर डिस्टेंस अपार्ट है। तो अब मैंने दो, क्योंकि मेरे पास सफियर थे, एक ये था और एक ये था, इस पर भी क्यू चार था और इस पर भी क्यू चार था, एक से मैंने चौथा हिस्सा ले लिया और दूसरे को चौथा हिस्सा दे दिया, तो इसका रह जाएगा 1/4 मैंने इससे ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/4 लेने के बाद, सॉरी गलती तो नहीं की कहीं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। 1/4 ऑफ द चार्ज ट्रांसफर टू द अदर स्फीयर, सही है। मुझे लगता है मैंने इसमें गलती कर दी कहीं पे, मुझे लगता है, चलो मैंने फाइव जब बाई इस फोर आएगा। 5/4, चले हम वन देखते हैं। प्लस 1/4। हाँ, इसमें से मैंने क्योंकि 1/4 लिया है तो 1 - 1/4 आएगा, ठीक है। और इसको मैंने दिया है क्योंकि, तो 1 + 1/4 आएगा इसका, जो आपके पास सर एडिशन। जहाँ पे 3/4 नहीं आ जाएगा, मतलब कि हमने हाँ हाँ लिया तो बाकी 3/4 रह गया। हाँ, तो वही निकलेगा ना, 3/4, ठीक है ना, 1 - 1/4 किया ना, और इसमें से 1 + 1/4 किया है, ठीक है। तो वही आपका, आपने जो कह रहे हो 3/4 ही बचेगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5/4। वाह, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, आई होप। हाँ, अब जब इसकी जी। यहाँ पे गलती कर दी मैंने, अच्छा। अब यहाँ पे मैं जब इसको, इसकी वैल्यू पुट करूंगा, इनकी वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू 5/4 क्यू स्केयर ओवर आर स्केयर। वाह, तो यहाँ पे हमारे पास हो गई गलतियां। ये इसका मैंने जल्दी में किया, तो मैं जिससे 1/4 दिया उसके पीछे भी 1/4 रहने दिया, क्योंकि वो हाफ हाफ पे था ना, तो मेरे माइंड से निकल गया। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा, 15/16, ऐसे ही है ना, 15/16 क्यू स्केयर ओवर आर स्केयर, ठीक है। तो ये मेरे पास एफ प्राइम आ रहा है, ठीक होगी बात। तो एफ प्राइम मेरे पास आ गया ये वाला, और 15/16 इज इक्वल टू एफ। तो ये आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं, यहाँ पे ये लगना चाहिए था, तब ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इससे ग्रेस मार्क आपको देने चाहिए वैसे, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज Q is uniformly distributed in a solid sphere of radius r. What will be the electric field inside the sphere at a radius half of the total sphere? ठीक है। अब नजर आ रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए सॉलिड स्फीयर, ना कि ये कहा कि उसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो मतलब कि सॉलिड स्फीयर था, उसके अंदर तक, जैसे अर्थ की मिट्टी ऐसे एंड तक गई हुई है, बिल्कुल वैसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो इसकी आपको जेनेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपको आनी चाहिए 1/4πε0 क्यू, जो कि टोटल चार्ज है, और जिस डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डिवाइडेड बाय r3, जो कि उस स्फीयर का टोटल रेडियस है, मतलब ये टोटल रेडियस है। और फॉर एग्जांपल आपने इस रेडियस पे, स्मॉलर रेडियस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि इस पे क्या होगी। तो ये आपके पास फार्मूला शरीफ है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, फिंगर टिप पे होना चाहिए। अब मैंने क्या कहा, हाफ ऑफ द, किधर गया, रेडियस हाफ ऑफ द टोटल, तो मतलब आर हमारे पास यहाँ पे जो है वो इज इक्वल टू r/2 है। तो बस ये वैल्यू पुट करनी है, तो आपका आंसर आ जाना था। तो आ जाएगा कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर ओवर r³ × 2, ठीक है। r और r से कट गया, और ये आ जाएगा Q ओवर 8πε0 r स्क्वायर। अरे भाया, कोई ऐसा जवाब है यहाँ क्या? हाँ भाई, है जवाब, तो ये आ गया, ठीक होगी बात। तो डेफिनेटली ये आपको, आपके माइंड में होना चाहिए। और इसकी एक अप्रोक्सीमेशन भी है ना, आप देखो, यहाँ पे अगर आप r = r पुट करते हो, यू विल रिड्यूस टू द पॉइंट चार्ज बिहेवियर, और इससे बड़ा जो भी चार्ज आता जाएगा वो आपके पास पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल इस तरह से आपको ये माइंड में होना चाहिए, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर जिसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। अच्छा जी, लो भाई, ये क्या जी, लिंकुलस रेडियस दिस वन, ठीक है, containing 26 proton. What is the repulsive electrostatic force act between two protons in a such of nucleus if they are separated by the
डिस्टेंस ऑफ वन रेडियस, ठीक है। ये जो वन रेडियस उसने बताया हुआ है इसके बराबर सेपरेटेड हुए हुए हैं कितने, 2 प्रोटॉन है, तो हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन बताओ। तो हमारे पास जस्ट एफ निकालना है हमने, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो हमने के की जगह लगा दिया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू कितना जी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर ओवर 4 इंटू 10 टू द पावर -15 का होल स्क्वायर। भैया इसको सॉल्व करना था तो जवाब शरीफ आ जाना था, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 9 लिख लिया, इसका शारिया हटा के मैं नीचे 100 लगा देता हूँ, ठीक है। स्केयर में है ना, तो मैंने शारिया हटा के 100 लगा दिया, तो मैं लिख सकता हूँ 16 ज़रब 16 ज़रब 10 की ताकत 9 ज़रब 10 की ताकत -19 -19, ऐसे करके लिख लेते हैं। अच्छा जी, नीचे क्या आ जाएगा जी, 4 ज़रब 4 ज़रब 10 की ताकत -30 ज़रब 10 की ताकत 2, ठीक होगी बात। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। लो भैया, यहाँ पे ये और ये फोत हो गया, 16 ज़रबे 9, 16 ज़रबे 9 करोगे तो कितना आता है, 16 ज़रबे 9 कैसे करोगे, मैं लिखता हूँ 10 मनफी 1 ज़रबे 16। अच्छा जी, क्या आ जाएगा, 160 मनफी 16। लो भैया कितना आया, 144। आपको कि ये पता नहीं कैसे ज़रब है, ये समझ आइए ज़रब कैसे किया है। 16 ना 144 भी होता है, वैसे इस तरह से याद किया जा सकता है, तो डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह से याद रखते हो। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 की ताकत -10, 10 की ताकत -19 डिवाइडेड बाय 10 की ताकत -30 और 10 की ताकत 2। -19 ये इसको मैं लिख सकता हूँ -29, -29 है और -30 है, ऊपर जाएगा तो जमा 30, तो मतलब कि ये और ये करके सिर्फ ऊपर 10, ऊपर 10 नीचे 10 की ताकत 2, तो उसके लिए जगह 100, 100 से कट गया, एक एक से कट गया, तो आ गया 144 डिवाइडेड बाय 10, इसको लिख सकता हूँ 14.4 न्यूटन। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये डेफिनेटली इसके पीछे बैक एंड पे एक तो प्रैक्टिस है, दूसरा ये कि आपने इसके अगर मल्टीपल प्रैक्टिस की होगी तो आप इसको इस तरह से सिंपली टका टकू के कर सकते हो। और भी मेरे से भी सिंपलेस्ट मेथड आप इसको कर सकते हो कैरी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक होगी बात। अब मजे की बात क्या है कि आपके पास यहाँ से ही मतलब जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, बाकी तो टेंस की पावर है ना सारी, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चला कि 14 आ सकता है, ठीक है। तो भैया 16 नहीं आ सकता, 16 नहीं आ सकता, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आपके पास डेफिनेटली ये मिली आएगा या नहीं आएगा, ये आपके सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो शोर शॉर्ट नहीं कह सकते, लेकिन 2 पॉइंट हाफ कैलकुलेशन से आउट किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इस तरह से कोई प्रैक्टिस मैंने कराई नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि चलो टेस्ट भी एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस ही है, तो इसमें आपको ये पता चल गया। ए सर्टेन चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक क्यू माइनस क्यू और एक क्यू, मतलब क्यू को तोड़ दिया जाए, उसमें से क्यू निकाल दिया जाए, तो एक तो जो निकाला है वो क्यू और एक जो बाकी बच गया वो, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यू ओवर क्यू if two parts placed at a given distance apart have maximum coulombic repulsion? लो जी, हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालते होते थे, कैसे निकालते थे, हैं डेरिवेटिव लेके इक्वल टू जीरो। डेरिवेटिव लेते होते थे, तो हमारे पास होता के क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक होगी बात। अच्छा, अब हमने फोर्स को लेना है मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्यू, तो हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो इसको इक्वल टू पुट करेंगे तो यू विल फाइंड द मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कंडीशन, ठीक है, किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम कंडीशन आएगी। अच्छा जी, तो इसको हम कर लेते हैं भाई, इतने की बात है। तो आपके पास आ जाएगा के क्यू माइनस क्यू स्क्र ओवर आर स्क्र, इसका हम ले लेते हैं भैया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू अगर डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाता है, के क्यू माइनस 2q ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको जब 0 पुट किया तो ये सारे के सारे 0 हो गए, तो आ जाएगा q इज इक्वल टू 2q। तो यहां से आपके पास आ जाता है q ओवर q इज इक्वल टू 2। तो दैट इज द कंडीशन जिसपे आपके पास मैक्सिमम कोलम्बिक रिपल्शन आएगी, ठीक है। और समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? बताइएगा ये नहीं पॉइंट मिला जहाँ डेरिवेटिव लिया। हम्म
जहाँ डेरिवेटिव लिया उससे आगे वाला स्टेप बताइए। अच्छा मैं करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको ना छोटा करके लिखता हूँ ताकि वो सारा ही सेट स्टेप पूरा आ जाए। अच्छा, के क्यू माइनस क्यू स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा के आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव क्यू माइनस टू क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये डेफिनेटली कट जाएंगे, मतलब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा क्यू माइनस टू क्यू इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्चुअली क्यू इज इक्वल टू 2q एंड विच इज एक्चुअली क्यू ओवर क्यू इज इक्वल टू 2। ठीक होगी बात? तो ये आपके पास आंसर, ठीक है। यस सर, थैंक यू। हम्म, यस सर, क्लियर है, थैंक यू। हेलो ओके सर, मैं ओके कह रही हूँ क्लियर है। ओके, ठीक, एक सेकेंड। अच्छा जी, at what distance along x-axis of charge dist of radius r is in electric field strength equal to the 1/2 of the field at the distance of the disk at the center, ठीक है। हमारे पास क्या है, चार्ज डिस्क है ऑफ रेडियस r, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितने डिस्टेंस पे, हाफ वैल्यू पे आ जाएगी जो कि उसके सरफेस पे है, ठीक है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते होते हैं हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट दिस वन, वन माइनस, अब देखो मुझे इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप तो वैसे याद है, लेकिन मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला है जो कि डिस्क के लिए है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि आपको पता है, इतना पता है सरफेस पे डेफिनेटली सरफेस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट सिर्फ। तो कितने डिस्टेंस पे जी कितना होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ पे रिड्यूस हो जाएगी, तो मैं जस्ट सिंपली इस ई की जगह क्या लगा दूंगा, हाफ, मतलब सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। तो उस डिस्टेंस, जब जब ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर आएगी तो वो डिस्टेंस कितना होगा, तो मुझे वो निकालना है। तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जी ओवर आर स्क्वायर जी स्क्वायर दिस वन। अच्छा जी, अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व। ये और ये कट गया, ठीक है। तो 1/4, 1/4 1 माइनस जी आर स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक होगी बात? अच्छा जी, 1 माइनस जी। अब इसको सॉल्व करना है, इसको इधर ले आते हैं, जी आर स्क्वायर जी स्क्वायर 1 माइनस 1/4, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो इसको ये आ जाएगा हमारे पास, 1/4 सर आ हमने जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हाफ करना था ना, हाँ हाँ तो सर हम ई ओवर टू इज इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट नहीं करेंगे? हाँ, तो यही किया। ई हमारे पास सरफेस पे इज कितनी इक्वल होती है, 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ओवर टू एप, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ करनी है तो हम ई के नीचे टू नहीं लगाएंगे? हाँ तो लगा दिया। तो वो तो टू जाके उधर टू के साथ कैंसिल हो, ये फोर कैसे आपने किया अभी इधर? अरे भैया दोनों के नीचे 2 करना है ना। नहीं, सिर्फ हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हुई है तो सिर्फ ई के नीचे टू नहीं आएगा? इसके नीचे क्यों नहीं आएगा भाई? अच्छा चलें एक ठीक है। एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे, ठीक है, जी यहाँ पे जी। जी के कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगी, जो कि कितनी है, ई, और ई ओवर 2 हो जाएगी। हाफ किसके लिहाज से, सरफेस के लिहाज से, तो सरफेस पे कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 पाई 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही है ना।
तो अगर z डिस्टेंस पे जी e ओवर जी 2 हो रही है तो इसका मतलब है कि सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट हो रही है, या ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ओवर 2, ऐसे ही हाफ होगी ना। क्लियर है? अभी आप बिल्कुल नीचे लगाया तो ये 2 जाके फिर उसे कैंसिल कर देगा। क्यों करेगा भैया कैंसिल, क्यों करेगा? सिग्मा ओवर 1 डिवाइडेड बाय 2 ये 2 एप्सिलॉन ऊपर नॉट सिग्मा के ओवर 2, ये ऐसे जाके जरा ओप सॉरी मैंने गलत नहीं कर दिया, ओवर 2 किया ना, तो इसका ओवर 2 है एक, ठीक है। तो ये यहां से यहां पे जाएगा, ठीक है, बटे का बटा ऊपर जाकर जरा अब खाता ठीक है। है जी तो सर। आपके वजह सिग्मा ओवर 2 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, तो यही मैंने यहाँ पे लगाया कि हाफ आएगा, जी तो उस कंडीशन पे हमने जी को निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, ये होगी बात। अब हमने इसको क्या करना है जी, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो आ जाएगा 4z इंटू 3z। अरे नहीं, गलती कर रहा हूँ, आपको नजर ही कोई नहीं आ रही। यहाँ पे 4 कैसे बचा है? ये पीछे एक 2 भी है, वो कैसे कटा था? ये 2 बचेगा ना, यहाँ पे 2 इससे कटा 2 रह गया ना, ठीक है। क्लियर हुई है कि इसको दोबारा करूं? जी क्लियर है। ठीक है, अब आ जाएगा z ओवर आर स्केयर जी स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2, ठीक है, जो कि आ जाएगा हाफ। ठीक होगी ना बात? अच्छा, अब इसको मैं जरूर करता हूँ, आ जाएगा मेरे पास 2z आर स्केयर प्लस जी स्केयर, ठीक है। तो अब मैं इसका स्केयर ले लेता हूँ, 4z स्केयर आर स्केयर जी स्केयर, ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 3z स्केयर आर स्केयर, अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट ले लिया, z अंडर रूट 3 ओवर आर, ठीक है। तो z इज इक्वल टू आर ओवर अंडर रूट 3, एंड दैट इज द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द डिस्क, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ। ठीक होगी बात? अच्छा, अब ये इतना लंबा काम है कोई नहीं है जितना आपको नजर आ रहा है, क्यों भला? क्योंकि अगर आपके पास आपको ये फार्मूला याद होगा और आपको पता होगा हाफ होगा तो हमने करना क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू लगानी है, 1/4 होगा तो क्या करना है, 3/4, तो जिस तरह से भी होगा तो आपने, अगर वो आपको वे पता चल जाए ना तो फिर आप बड़ी जल्दी इसको पिक करके इसको कर जाते हो। लेकिन अगर आपको वे ना पता हो, और ये डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें खुद अटक गया था कि यार इसको कैसे करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर लेना है या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू लेना है। ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली एक हर इंसान को भूल जाता है, तो प्रैक्टिस से ही चीजें याद रहती हैं, करने से ही चीजें याद रहती हैं। ए चार्ज सर हमें तो क्यू क्वेश्चन में ये भी नहीं पता चल रहा था कि क्वेश्चन है क्या, पूछा क्या क्वेश्चन है। आ अब पता चल गया। जी चलो, ऐसा भी होता है वैसे, लेकिन इसके लिए ना ज्यादा रीड करना है इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉन साइंटिफिक बुक्स भी पढ़ो तो अच्छी बात है, मतलब कोई एक बुक पकड़ लो कि भाई अच्छा जी, पालियो कोलियो की पकड़ लो, या डॉन ब्राउन की पकड़ लो, या ब्रेन ग्राइन की पकड़ लो, या स्टीफन हॉकिंग की पकड़ लो, तो वो एक आधी बुक भी पढ़ लो, तो फिर रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक वैसे भी जल्दी जल्दी बंदा अंडरस्टैंड कर जाता है, एज कम्पेयर टू जो सोशल साइंसेज होती हैं या जो वैसे आर्टिकल दिखे होते हैं, उनको समझना बला का मुश्किल काम है, जो कि मुझे कोई नहीं आती समझ वैसे, लेकिन ट्राई फिर भी करनी चाहिए, कर रहा हूँ। अच्छा जी, द चार्ज Q is placed at the corner of the cube, the electric flux through any of the three faces adjacent to the through faces adjacent to a charge is zero, जो चार्ज के साथ एडजेसेंट फेसेस हैं वो जीरो हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ द अदर 3 फेसेस। अच्छा जी, अब यहाँ पे कर क्या बोल क्या रहा है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये आपके पास एक क्यूब है, थोड़ा सा मैं नीट लेके चलूंगा ताकि ये आपको समझ आ जाए। ये बॉक्स है, क्यूब है, और यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है इस फेस पे, डेफिनेटली इसके पीछे भी एक इस तरह से बनाना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको पता है कि एडजस्टेंस जो फेसेस हैं, मतलब एक जो सामने ये वाला नजर आ रहा है, एक वो जो पीछे वाला है, एक वो जो नीचे वाला है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारी की सारी ऐसे पैरेलल पास कर रही होंगी, तो इन 3 फेसेस से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आंडा, ऊपर वाला फेस, ये वाला फेस, और ये पीछे वाला फेस।
इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही होगी। दैट इज क्लियर। क्लियर होगी ये बात क्लियर होगी। जी। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जो चार्ज है वो इस कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली काफी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड से ऐसे बाहर निकल रही है, और कुछ पार्ट जो है वो जस्ट इस क्यूब में से गुजर रहा है। ऐसे ही है ना, कुछ पार्ट इसमें से गुजर रहा है। अब कितना पार्ट गुजर रहा है तब पता चलेगा कि हमने इन फेसेस में से एक को कितना देना है। तो वो जो पार्ट है उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज कर लें कि इसके इस साइड पे भी एक क्यूब है, इस साइड पे भी एक क्यूब है। ये वैसे पहले भी मैंने करवाया हुआ, आई होप। इस साइड पे भी क्यूब है, इसके इधर भी क्यूब है, इसके इधर भी क्यूब है। ये क्यूब बन गए, ठीक है। अच्छा, इसके ये चार हो गए, चार ही ऐसे नीचे हो गए। ठीक होगी बात। अब ये चार क्यूब मिला के एक बड़ा क्यूब बन रहा है। मतलब अगर इसका इसकी लेंथ ए थी, इसकी ए थी, तो इस बड़े क्यूब की 2a लेंथ है। अच्छा, अब जरा गौर से देखो कि जो चार्ज हमारा पड़ा हुआ है ये इस बड़े क्यूब के बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है। ये बात समझ में आ गई है? ये बड़े क्यूब के जो कि जी। 8 डब्बों से मिलकर बन रहा है, उसके बिल्कुल क्या पड़ा हुआ है? सेंटर में। ओके, अब इस सारे बड़े क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना होगा? क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, तो इस सारे डब्बे के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। कंफर्म। एक डब्बे को कितना पोर्शन मिलेगा इस पूरे फ्लक्स का? कितने डब्बे हैं टोटल? 8। Q/8। यस, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, मतलब हर डब्बे को 8वां हिस्सा मिलेगा। तो इस एक क्यूब का हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 8 Q ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट। वेल, ओके, ये तो हमें इस डब्बे का पता चल गया। अब इस डब्बे के अंदर कितने फेसिस हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है? 1, 2 और 3। तो अब इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो कैसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाय 3। तो मुझे इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो हमारे पास ये फ्लक्स आएगा 1 फेज का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो 1 फेज का होगा वो किसके बराबर होगा? Q ओवर 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर शरीफ। अब समझने में टाइम लगता है, चीजों को समझने में टाइम लगता है पहली बार, लेकिन जब एक बार विजुअलाइज हो जाती है तो पावर ऑफ इमेजिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको दोबारा से इतना औखा काम करने नहीं कहेगी। कि आप बस इमेजिन करोगे, अच्छा 8 डब्बे होंगे, 8 में से 8वां हिस्सा आ गया उधर से फिर एक डब्बे के अंदर 3 फेसेस हैं, तो एक फेस के लिए इतना आ जाएगा। अब मैं इसको और तरीके से भी पूछ सकता हूँ, बड़े बड़े तरीकों से भी पूछा जा सकता है। कैसे बोला? मैं कह दूं मेरे पास एक रेक्टेंगल है, दिस वन, जो कि क्या है 2a, और ये a है। अब मुझे बताओ इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मल्टीपल वेज के साथ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये a ही हो, ये a हो और ये 2a हो, तो डेफिनेटली आपने देखना है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फ्लक्स, तो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये नेक्स्ट के लिए इसको मैं रखूंगा, जबकि मैं हिंट दे रहा हूं आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? टू चार्जेस टू चार्ज कंसेंट्रिक स्फीयर्स। अच्छा जी, कंसेंट्रिक वो स्फीयर होते हैं जो कि जिनका रेडियस, सॉरी, जिनका ओरिजिन जो है वो सेम हो और वो ऐसे फैले हुए हों। शेल्स हैव रेडियाई दिस वन एंड दिस वन, मतलब एक है वो ये है रेडियस उसका कितना 10 सेंटीमीटर, और दूसरा है उसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ओके, ठीक होगी बात। ए चार्ज द चार्ज ऑन द इनर शेल इज दिस वन। इनर शेल पे कितना चार्ज है जी? 4 10⁸ 8। ठीक है, और ऊपर वाले पे कितना जी? 4। और दोनों पे कितना है? दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। वेल, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है 20 सेंटीमीटर पे। भैया जिंदगी बहुत आसान है, क्यों भला? क्योंकि रेडियस इन दोनों के रेडियस से बाहर है। ठीक है, इसकी वजह से जिंदगी आपकी आसान है बहुत ज्यादा। यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है 20 सेंटीमीटर पे। अब मुझे ये बताओ, ये शेल और ये शेल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से बिहेव कर रही होगी? क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी? आउटवर्ड। Radially outward।
पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही होगी। हमें इनके रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है ऐसी लग रहा है कि उसका सोर्स सेंटर में है, और जो आउटर शेल से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है इससे भी लग रहा है इसका सोर्स क्या है, सेंटर में है। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। तो हमें कोई औखा काम नहीं करने की जरूरत। इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी ही है, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी है, तो हम जस्ट इस चार्ज को ऐड कर लेते हैं। तो टोटल चार्ज आ जाएगा 6 × 10⁸ टोटल चार्ज आ गया क्यू। इसकी समझ आ गई है तो ठीक, नहीं आई तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्यों? Q1 इलेक्ट्रिक Q2 वाला इलेक्ट्रिक लेके? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होती है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रही है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी ना। हमने कहा था अलजेब्रिक सम हुआ करता है, अगर Q1 है, Q है और Q2 है, Q1 है और Q2 है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या वो मल्टीप्लाई होगी? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से मैं कह रही हूँ, K Q² / R², Q1 एक, Q2 / R²। अल्लाहु अकबर, के क्यू स्केयर कब आता है? मतलब Q1 Q2 अगर मतलब Q1 Q2 / R²। मेरी, क्या मैं बोलने लगा था? मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 Q2 कब आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्ज की वो F बराबर है। में आता है जी। ठीक है, ऐसे चले कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, थोड़ी सी आसानी कर लेते हैं कि E1 है, किसकी वजह से? के Q1 ओवर R जो कि 20 सेंटीमीटर R²। ठीक है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 जो कि के Q2 ओवर R²। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा? ऐड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हमें डायरेक्शन की मतलब वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज को कोई टेंशन नहीं है। तो इन दोनों को सिंपली क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो ऐड करूंगा तो क्या आएगा? ये दोनों तो कॉमन आ जाएंगे, तो Q1 और Q2 सिंपल ऐड हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? जी तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आएगी मेरे पास के R² इंटू Q1 + Q2 जो कि कितना है हमारे पास? 6 आ जाएगा, 4 + 2 6 इंटू 10⁻⁻8। लो भाई, बाकियों की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 9 इंटू 10⁻9 इन प्लस 6 इंटू 10⁻8 -8 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं मीटरों में करूंगा तो आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, तो मैं लिख लूंगा 4 इंटू 10⁻⁻2। समझ में आ गई बात? ये कि कोई नहीं आई? आ गई है। अच्छा जी, अगला देखते हैं जी, इसको कैसे करना है। लो जी, 10⁻9 एंड 10⁻−8 है, तो ये आ जाएगा 10 सिर्फ, और यहां से मैं अगर थोड़ी सी कटा कर लूं तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। 18, ओ सॉरी 27 बटा आ जाएगा 2 ज़रब 10 की ताकत क्या आ जाएगा? टोटल कटा करके